हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सब करेंसी पे ट्रेड करते थे एंड कह सकते हो कि करेंसी ट्रेडिंग का इंडिया पे ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है। अभी तक कह सकते हो कि जब तक जो है थर्ड में ना आए तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते श्योरली कि कुछ एकदम 100% बैन हो गया है। लेकिन अभी तक का जो सर्कुलर है, जो रूल्स है, उससे ये पता लग रहा है कि अभी इंडिया पे करेंसी ट्रेडिंग करना मुश्किल है। आगे जाके अगर कह सकते हो कि कुछ पॉजिटिव अपडेट ना आए, यही सर्कुलर या यही रूल्स ही चले, तो करेंसी ट्रेडिंग आप कह सकते हो, आप एक रिटेल ट्रेडर अगर हो तो करेंसी ट्रेडिंग करना अभी आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं कि आखिर आरबीआई क्यों करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर पाबंदी लाया एंड आप कह सकते हो कि जो करेंसी ट्रेडिंग है या करेंसी सेगमेंट है, इसे बंद करने से क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है एंड इसे बंद करने से कह सकते हो कि किसी को भी प्रॉफिट नहीं है। इससे ना गवर्नमेंट को प्रॉफिट है, इससे ना सेबी को प्रॉफिट है, ब्रोकर को प्रॉफिट है, या ना कह सकते हो रिटेल ट्रेडर को तो प्रॉफिट है ही नहीं। तो इस सेगमेंट को बंद करने से आई थिंक कि सभी को कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। ये जो वीडियो है एंड तक आप बिल्कुल देखते रहिए। मैं बहुत ही इजीली आपको समझाने का कोशिश करूंगा एंड एंड पे, वीडियो का एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन है, आपके पास कोई तरीका है जिससे आप अभी भी करेंसी पे ट्रेड कर सको। थर्ड मई के बाद भी अगर यही कह सकते हो सर्कुलर अगर लागू रहे तो फिर भी क्या आप कर सकते हो, इसके बारे में मैं एंड पे एकदम बताऊंगा। एंड तक आप बिल्कुल बने रहिए। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले कि आरबीआई ये जो कह सकते हो अचानक से ऐसा रूल्स क्यों लाया, ऐसा सर्कुलर क्यों लाया कि करेंसी सेगमेंट रिटेलर के लिए मे भी अवेलेबल ना हो। देखिए, सबसे पहले करेंसी जो डेरिवेटिव्स है उसे 2008 पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। जो करेंसी का डेरिवेटिव्स है उसे 2008 पे इंट्रोड्यूस किया गया था। किस पर्पस के लिए? हेजिंग पर्पसेस के लिए। अब हेजिंग पर्पस का मतलब क्या है? लाइक आपके पास अगर यूएस डॉलर है, आपके पास अगर कह सकते हो कि फॉरेन पे कोई प्रॉपर्टी है, या आप कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फॉरेन करेंसी है तो उसे हेज करने के लिए या फिर अपना जो रिस्क है उसे मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो इसे लाया गया था। 2008 पे जब ये लॉन्च हुआ, उसके बाद धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर इस पे क्या करने लगे, इस पे स्पेकुलेशन करने लगे या फिर ट्रेडिंग करने लगे। यानी ये जो कह सकते हो सेगमेंट को लाया गया था, किस लिए सेगमेंट को लाया गया था? जस्ट हेजिंग के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, लेकिन इस पे ट्रेड करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक कि 2014 पे आरबीआई का एक सर्कुलर आया एंड जिसमें बताया गया था जो करेंसी है ये सिर्फ आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो एंड कह सकते हो कि ये जो करेंसी है ये आप अगर यूज करते हो, इसे अगर आप इसमें अगर आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो अंडरलाइन एक्सपोजर, आपके पास अंडरलाइन एक्सपोजर होना जरूरी है। यानी आपके पास या तो कैश पे फॉरेन करेंसी होना जरूरी है, या आपका कोई फॉरेन बैंक पे कोई लोन चलना जरूरी है, या फिर आपका कोई एजुकेशन लोन है, या फॉरेन पे आपका फैमिली का कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे आप कह सकते हो कि हेज करने के लिए या रिस्क का मैनेज करने के लिए ही करेंसी ट्रेडिंग को यूज कर सकते हो। 2024 पे आप कह सकते हो 2014 पे ये एक आरबीआई का सर्कुलर आया था जहां पर बताया गया था कि यही सेम जो बताया गया था 2024 पे, अभी जो रिसेंटली बताया गया था 2024 5 जनवरी का जो सर्कुलर है उस पे जो बताया गया था वही सेम इस पे बताया गया था। 2014 में भी बताया गया था, लेकिन 2024 में अभी का जो सर्कुलर है इस पे एक कह सकते हो ऐड किया गया है, एक नोट ऑप्शन पे एक कह सकते हो छोटा सा नोट ऐड कर दिया गया है कि अगर आप करेंसी पे ट्रेडिंग करते हो मे बी इसमें क्या हो सकता है ना, आपसे एक्सपोजर का अंडरलाइंग जो एक्सपोजर है उसका कह सकते हो एविडेंस या प्रूफ मांगा जा सकता है। यानी जो रूल्स था वही सेम रहा। 2024 पे ऐसा कोई रूल्स नहीं था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था सर्कुलर पे कि आपको प्रूफ देना होगा, जो एक्सपोजर के बारे में बताया गया था इसका प्रूफ देना होगा। लेकिन 2024 पे एक नोट सेक्शन पे बताया गया कि एक आपको प्रूफ देना पड़ सकता है अगर आप करेंसी पे ट्रेडिंग करते हो कि आपका कोई फॉरेन एक्सपोजर ऑलरेडी है एंड आप हेजिंग के लिए इसे यूज कर सकते हो। देखिए, ये जो सर्कुलर था इसके बाद कह सकते हो कि ब्रोकर बहुत ज्यादा डर गए कि एक्चुअली एक्सपोजर में क्या प्रूफ देना है। एंड आपको पता है ऑलरेडी जो नितिन जी है ज़ेरोधा का सीईओ, वो भी बताया कि हम ब्रोकर कभी भी जो रेगुलेटरी रिस्क है उसमें पड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से धीरे धीरे आप कह सकते हो कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्सपोजर देना होगा, तो उस वजह से धीरे धीरे कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग था उसे कह सकते हो पॉज कर दिया गया, या बहुत सारे कह सकते हो कि ब्रोकर पे क्या हुआ ना, पोजीशन को ऑटो स्क्वायर अप भी कर दिया गया है। यही था मेन रीजन
रीजन। अब देखिए कि आपके दिमाग पे एक क्वेश्चन है कि आखिर आरबीआई करेंसी ट्रेडिंग को क्यों रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। इसका पीछे मेन एक ही एक्ट है, वो है फेमा एक्ट। वो है फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। सो फेमा एक्ट के लिए ही बेसिकली ये कह सकते हो आरबीआई इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो फेमा एक्ट पे क्या है, फेमा एक्ट पे सिंपली यही बताया हुआ है कि आप फॉरेन करेंसी को बाय नहीं कर सकते हो, या फिर फॉरेन करेंसी पे आप स्पेकुलेशन करने के लिए या आर्टिबेज करने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। वो फेमा एक्ट के तहत जो है इनलीगल है। सो इतने दिन 2014 पे बताया गया था, जो सर्कुलर आया था कि आप हेजिंग पर्पस में तो यूज कर सकते हो इसे, लेकिन इसमें अगर आप हेजिंग के अलावा नॉर्मल स्पेकुलेशन करने के लिए यूज करते हो तो कोई आपको प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ प्रूफ का बारे में नहीं बताया गया था 2024 पे, लेकिन 2014 पे। तो 2024 पे क्या हुआ ना, क्लियरली बताया गया कि आपको प्रूफ देना होगा, एक्सपोजर का आपको प्रूफ देना होगा। आप एक रिटेल ट्रेडर, आप प्रूफ कहां से लाएंगे? अगर आप 5 लॉट का भी ट्रेडिंग, अगर आप 1 लॉट का भी ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास 84,000 का फॉरेन करेंसी होना होगा। अगर आप 100 लॉट में ट्रेडिंग करेंगे तो 84 लाख का फॉरेन करेंसी आपके पास रिजर्व में रहना होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक्सपोजर दे पाओ। सो अब देखिए क्या हुआ, ये जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट के तहत ही बताया गया है कि ऑलरेडी आरबीआई का कहना है कि ऑलरेडी फेमा एक्ट है, तो हम इसे अभी चेंज नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि हम फेमा एक्ट ऑलरेडी है, तो उसी का चलते हम जो है इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एंड अभी से अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको प्रूफ देना होगा। यहां पर बहुत लोग पूछ रहे थे एक बात कि $100 मिलियन का कह सकते हो कि जो एक कैप लगाया गया है, तो इससे ऊपर अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपोजर रहे तो ही आपको कह सकते हो कि एक्सपोजर का प्रूफ देना है, उससे नीचे नहीं देना है, ऐसा नहीं बताया गया है। यहां पर एक ज़ीरोधा का आप ट्वीट जाके ब्लॉग पोस्ट दे सकते हो कि 100 मिलियन अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो उस टाइम पे आपको एकदम बिल्कुल 100% देना ही होगा आपका ब्रोकर को कि आपके पास एक्सपोजर है। लेकिन अगर इससे नीचे रहे, अच्छे से समझिएगा, इससे अगर नीचे रहे तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको देना ही होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपसे मांगे तो आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे पाते हो तो हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल एक्शन हो फेमा एक्ट के तहत। इसीलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रूल्स पे अगर कोई चेंजेस ना आए तो करेंसी ट्रेडिंग का दी एंड हो गया है, ये तो आप समझ लो। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये रूल्स लागू हो जाती है 3 मई पे, सो 3 मई से तो स्पेशली किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, सभी को इसमें लॉस ही है। सिर्फ एक जो एक्ट है उसे मानने के लिए या उसका जो रूल्स है उसे फॉलो करने के लिए काफी सारे जितने भी लोग हैं सभी को इससे लॉसेस होगा। कैसे, मैं सिंपली बताता हूं। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, सपोज आप रिटेल ट्रेडर हो, तो आपको तो लॉस होना ही है, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये तो कहने का नहीं है, रिटेल ट्रेडर को लॉस होना ही है क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी लॉस हुआ भी है। आप अपना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो गया, ऑटोमेटिकली आपको लॉस पे ही काटना पड़ा, तो ट्रेडर को तो लॉस है ही। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकर का, सो गाइस ब्रोकर को भी ह्यूज लॉसेस है। मुझे पता चला कि एंजल वन जो ब्रोकर है, एक सोर्सेस से एक कह सकते हो कि एंजल का ही एक स्टाफ है जिन्होंने कहा कि करेंसी से ही एंजल वन का 15 to 18% का ब्रोकरेज मिलता था एंजल वन को। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा एक ब्रोकर हाउस जिसका कह सकते हो 15 से 18% जो ब्रोकरेज है वो कम हो गया, यानी जो अर्निंग है वो कम हो गया। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये ब्रोकर के ऊपर भी इंपैक्ट है, ब्रोकर का भी कोई इससे प्रॉफिट नहीं है, ब्रोकर को भी इससे लॉस ही है। स्पेशली नितिन जी का अगर आप ट्वीट देखें या और भी ब्रोकर हाउस का सीईओ का ट्वीट देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रोकर भी इससे नाराज है कि अचानक से उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। एंड उससे क्या होगा, उससे बेसिकली उनका कह सकते हो जो अर्निंग है वो घटेगा, उनका जो टर्नओवर है वो भी घटेगा। सो ब्रोकर को भी लॉस है। उसके बाद अगर हम बात करें सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जो सबको मैनेज करता है, जितने भी सिक्योरिटीज है उसे मैनेज करता है, तो सेबी को भी लॉस होगा। क्यों सेबी को लॉस होगा? आपको पता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो सेबी को हम एक फी देते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ब्रोकरेज में जाकर देखेंगे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस पे, तो सेबी को हम फी देते हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो करेंसी ट्रेडिंग का डेली वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 5 बिलियन के आसपास,
ऑलमोस्ट $5 बिलियन के आसपास अभी करेंसी का वॉल्यूम है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्टली यहाँ पर सेबी को भी लॉसेस हो रहा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम का जो कह सकते हो जो टैक्सेस है अभी सेबी को भी नहीं मिलेगा, यानी सेबी को भी इससे लॉसेस ही है। एंड अगर हम देखें तो यहां पर गवर्नमेंट को, या हम कह सकते हैं आरबीआई को, सिंपली यहां पर हम गवर्नमेंट को ही मान के चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहां से लॉसेस है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर हम क्या देते हैं, उस पर हम जीएसटी देते हैं। आप ब्रोकरेज में अगर ध्यान से देखिएगा तो हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है हर दिन जनरेट हो रहा था, तो जीएसटी इससे जो जनरेट हो रहा था, गवर्नमेंट को अभी इससे जीएसटी भी नहीं मिलेगा, यानी गवर्नमेंट को भी यहां से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, इससे गवर्नमेंट को भी लॉसेस है। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो है ट्रेडर को भी लॉसेस है, ब्रोकर को भी लॉसेस है, सेबी को भी इससे लॉसेस होगा एंड गवर्नमेंट को भी इससे लॉसेस होगा। सिर्फ और सिर्फ जो फेमा एक्ट है, अब ये फेमा एक्ट का जो रूल्स है उल्लंघन ना हो, इसी के लिए आरबीआई ये जो फैसला है इसे किए है, क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। यही एक मेन रीजन है जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे अगर सभी को इससे प्रॉफिट हो रहा है तो फेमा एक्ट का जो कह सकते हो एक्ट है, इससे चेंजेस क्यों नहीं लाया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए फेमा एक्ट कोई ऐसा एक्ट या छोटा मोटा एक्ट अब मत समझिए, फेमा एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट लाना या इसमें चेंजेस लाना कह सकते हो कि मतलब सिर्फ कह सकते हो कि इतना ईजी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब बहुत कोई को तो ये भी पता नहीं है कि फेमा एक्ट में अमेंडमेंट कैसे लाया जा सकता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। तो इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे। सो चलिए अब हम देखते हैं कि कल एक पोस्ट पे मैं आपको कम्युनिटी पे एक मैंने पोस्ट दिया था एंड पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर करेंसी ट्रेडिंग टोटली बंद हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट बेसिकली क्या होगा, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। सो देखिए यहां पर सबसे पहले तो 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा मार्केट पे। 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि 80% ऐसा ट्रेडर है जिनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, जो कह सकते हो कि स्पेकुलेटर्स है या आर्टिफिशियर्स है या फिर कह सकते हो कि फर्म है। तो 80% के पास तो एक्सपोजर होगा नहीं। अब 80% ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर यही रूल्स रहा, यही सर्कुलर रहा, तो वॉल्यूम जो है कह सकते हो कि डाउन होगा। अब बाकी 20% जो हेजिंग पर्पस में यूज करेंगे, वो वॉल्यूम कहां से मिलेगा, उनको लिक्विडिटी कहां से मिलेगा। एंड ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है जिसके बारे में ऑलरेडी ब्रोकर हाउस का सीईओ डिस्कस भी कर रहे हैं शायद आरबीआई से। सभी ब्रोकर का प्रॉफिट डिक्रीज होगा बिकॉज 85% लोग मार्केट से निकल जाएंगे। अब ऑब्वियसली अब इतना बड़ा अगर कह सकते हो कि छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ठीक ठाक मार्केट इंडिया में 5 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं होता है, तो सभी ब्रोकर का जो ब्रोकरेज है वो अभी मिलेगा नहीं, तो इनडायरेक्टली ब्रोकर क्लाइंट खो बैठेंगे। तो क्या होगा, उससे ब्रोकर का भी इससे लॉसेस होगा। एंड कह सकते हो कि लॉस छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा लॉसेस होगा। लॉस तो नहीं कह सकते, इससे इनकम कह सकते हो कि घटेगा। अब इनकम घटना यानी जो कह सकते हो कि जो टर्नओवर है वो भी घटेगा, सो ब्रोकर को भी इससे लॉस होगा। सेबी एंड गवर्नमेंट को भी जीएसटी और टैक्सेस नहीं मिलेगा, जो कि मैं पहले ही बता दिया। 80% लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होगा। 80% लोग रिटेल ट्रेडर है, तो 80% अगर निकल जाए मार्केट से तो कह सकते हो कि एक सिंपली हम मानते हैं कि एक फैमिली पे अगर एक लोग करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो पूरे फैमिली के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा। तो ऑलरेडी बेरोजगारी इतना ज्यादा चरम सीमा पे है इंडिया पे, एंड हमारे गवर्नमेंट इतना चाह रहे कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटे, किस तरह से लोगों को जॉब मिले, किस तरह से लोग पैसा कमाएं। तो यहां पर अगर ये बंद हो जाए तो 80% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, जो कि रिटेल ट्रेडर है। 80% लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे अब तो निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा होगा नहीं। आप अगर फॉरेक्स पे करेंसी पे ट्रेड करते हो, आप रातों रात जाके निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करके या कमोडिटी में ट्रेड करके दूसरे सेगमेंट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बहुत कोई ऐसा होता है कि जो निफ्टी आता है उसे करेंसी समझ नहीं आता है। बहुत कोई ऐसा है जो करेंसी पे ट्रेड करते हैं, उसे कमोडिटी समझ में नहीं आता है। तो इतना ईजी नहीं है कि आप जो है करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो आप निफ्टी में रातों रात शिफ्ट हो जाओगे एंड जो प्रॉफिट आप करेंसी से बना रहे थे वो निफ्टी में जाके बनाओगे। निफ्टी में जिसको निफ्टी का समझ है वो निफ्टी से कमा लेंगे, जिसे करेंसी का समझ है वो करेंसी से कमा लेंगे। हो सकता है 80% लोगों में से 20-30% ऐसा लोग हैं जो कमा ले निफ्टी से, लेकिन आपको पता है कि निफ्टी पे 10 में से 9 लोग लॉस ही करते हैं। तो आप समझ लो कि क्या हो सकता है। ब्रोकर करेंसी सेगमेंट के लिए जो स्टाफ रखे हैं सभी को वो भी जॉब से निकाल सकते हैं। अब अगर सपोज ब्रोकर का टर्नओवर डाउन हो जाए, प्रॉफिट डाउन हो जाए, तो करेंसी एक सेगमेंट है, उसे मैनेज करने के लिए भी ब्रोकर जो है डेवलपर बैठा के रखे, मार्केटिंग के लिए बैठा के रखे है, जो है मैनेजर्स को बैठा के रखे, रिलेशनशिप मैनेजर्स है। तो ये सभी के लिए हो सकता है कि ब्रोकर भी अपना जो स्टाफ है उसे कट करे। तो ब्रोकरेज फर्म में जो जो काम करते हैं बहुत सारे लोग, हो सकता है उनका भी जॉब चला जाए। तो मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कि जॉब चला ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि चला जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी तो घर से पैसा नहीं देने वाला है।
इसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकर्स करेंसी सेगमेंट के लिए जो स्टाफ है, तो मैंने बात कर लिया। सबसे जो बिग प्रॉब्लम है, सबसे बिग कंसर्न है कि हो सकता है अभी बहुत सारे लोग इंटरनेशनल इनलीगल प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के लिए जो अनएथिकल वे है, अनएथिकल तरीका है, उसे यूज करके इंटरनेशनल मार्केट की तरफ चला जाए। ये कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि अगर किसी को फॉरेक्स पे ही ट्रेड करना है, तो करेंसी अगर बंद हो जाती है इंडिया पे रिटेल ट्रेडर के लिए, तो वो अनएथिकल वे को अपनाएंगे, अनएथिकल तरीका को अपनाएंगे एंड जो इनलीगल ब्रोकर है इंडिया पे, जो इनलीगल इंटरनेशनल ब्रोकर है, उन सभी में वो चले जाएंगे एंड जाकर ट्रेड करेंगे, जो कह सकते हो कि और भी बड़ा कंसर्न है, और भी बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब बंद करना ही सोल्यूशन है। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना चाहिए। ब्रोकर हाउस जितना भी है, उनका सीईओ जितना है, उनके साथ मीटिंग करके कुछ ना कुछ तो रास्ता यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग 5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये अगर इंटरनेशनल मार्केट पे शिफ्ट हो गया, इंटरनेशनल ब्रोकर पे शिफ्ट हो गया, तो देखिए हमारे देश के लिए भी सही नहीं होगा एंड उसके बाद जो सिचुएशन होगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एक साथ अगर लाखों ट्रेडर इंटरनेशनल मार्केट पर ट्रेड करने लगे तो आप कितनों को रेस्ट्रिक्ट करोगे। अब देखिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लाखों लोगों पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा ही। तो जितना मैं आपको बताया कि किसी के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो आएगा नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट सिर्फ यही है कि हम जो फेमा एक्ट, आज से कह सकते हो 15-20 साल पुराना जो फेमा एक्ट है, हम सिर्फ उसको मानने के लिए कह सकते हो सभी का लॉस कर रहे, पूरे कह सकते हो कि गवर्नमेंट, सेबी, आरबीआई एंड ब्रोकर, ट्रेडर, सबके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो इसे समझना चाहिए। मतलब मुझे पता है कि जो फेमा एक्ट है उसे पालन करना ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही है, निकालना ही चाहिए कि ताकि सब कोई बच सके। यहां पर काफी सारे लोग जो करेंसी मार्केट पे ट्रेड करते हैं वो रातों रात अनएम्प्लॉय हो गए, रातों रात कह सकते हो कि उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो खत्म हो गया। सो गाइस देखिए, अब आप कहेंगे क्या अगर यही सर्कुलर जो कह सकते हो 3 मई है, 3 मई के बाद भी यही सर्कुलर जो है एक्टिव रहे, यही सर्कुलर चलते रहे, तो क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते? देखिए यहां पर ट्रेड ना करने का कह सकते हो कि मार्केट जो वॉल्यूम है, मार्केट पे वॉल्यूम होगा ही नहीं, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? अगर आप ट्रेड करना भी चाहो तो उस टाइम पे आपको क्या देना पड़ सकता है? एक्सपोजर देना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर आपका जो $100 मिलियन का जो पोजीशन है उतना आपका है नहीं, आपको अभी एक्सपोजर देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपसे मांग ले, अगर आप नहीं दे पाओ, तो याद रखिए कि फेमा एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। अब एक कार्रवाई होगा ये नहीं बता रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी का बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये ज़ेरोधा का कहना है कि हो सकता है आपके पास अगर एक्सपोजर का प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, ऐसा कुछ कह सकते हो कि जो रेगुलेटरी संस्था है उनसे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। सो यहां पर जो है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप ट्रेड कर पाओ? देखिए अगर वॉल्यूम रहा, अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर का कह सकते हो कि एविडेंस देना होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? अगर आपका फैमिली का कोई फॉरेन पे रहता है, बाहर रहता है, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी है, उनका अगर फॉरेन पे कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उनके नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करके उनके अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो। तब क्या होगा, उनका जो फॉरेन का प्रॉपर्टी है उसे आप शो कर सकते हो एज ए अंडरलाइन एक्सपोजर एविडेंस। तो ये एक तरीका है। सेकंड जो तरीका है कि आप अगर चाहो 1-2 लॉट से ट्रेडिंग करोगे, 2 लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो एक लॉट के ट्रेडिंग के लिए आपके पास करीब 84,000 रुपीज का करेंसी, फॉरेन करेंसी नोट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि एक्सपोजर को जो एविडेंस है उसे रेडी रखे, तो आप 1 लॉट ट्रेडिंग के लिए 84,000 का आपके पास करेंसी नोट होना चाहिए, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। तो ये जो तरीका है तो पॉसिबली नहीं है। या फिर अगर आप कह सकते हो आप एक स्टूडेंट हो आउट ऑफ कंट्री, आपका कोई किसी भी तरह का लोन है आउट ऑफ कंट्री, अगर आपका किसी भी तरह का लोन है, तो उस लोन के बदले पे आप यहां पर एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर का एविडेंस दे सकते हो एंड हेजिंग पोजीशन करके जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड और एक तरीका यहां पर है जो है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस निकालते हो, एंड अगर आप सही पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो, तो आप उस तरह ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लाइसेंस है, इसे एज ए
आप एक्सपोजर का एविडेंस दे सकते हो। अब ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस निकाल लिए एंड उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना होगा, तभी आप जो है करेंसी पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। करेंसी पे ट्रेडिंग तो हम नहीं बोलेंगे, इसे आप कह सकते हो कि आप हेजिंग कर पाएंगे करेंसी पे। सो ये रहा तरीका, लेकिन इसमें से जितना भी तरीका है नॉर्मल ट्रेडर के लिए, हम कितने से ट्रेड करते हैं 100 लॉट 50 लॉट, तो इतना सारा जुगाड़ करना तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। सो आई होप कि आपको पता चल गया है कि अगर सेम सर्कुलर रहे तो करेंसी पे ट्रेड करना कह सकते हो प्रैक्टिकली जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क पे करना होगा। आगे जाके अगर आपसे एक्सपोजर का एविडेंस पूछे गवर्नमेंट, अगर आप ना दे पाओ तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है फेमा एक्ट के तहत। सो आई होप कि कुछ ना कुछ तो यहां रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ की अगर ब्रोकर हाउस है गवर्नमेंट से बात करके कुछ ना कुछ अगर रास्ता निकाला जाए, कम से कम अगर जो अपर जो कैप है $100 मिलियन का उतना रखा जाए, सिंपली बात बताया जाए कि $100 मिलियन से ऊपर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उससे ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपोजर का जो प्रूफ है वो देना होगा। अगर ये भी हो गया तो आप कह सकते हो कि ये सफिशिएंट है रिटेल ट्रेडर के लिए। सो लेट्स सी कि क्या होता है, देखा जाएगा। एंड मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप करेंसी पर ट्रेड करते हो तो अगर अभी आप कोशिश कीजिए जितना कम हो सके ट्रेड करने का, क्योंकि 3 मई से जो नियम है वो लागू हो सकता है। सो आप कोशिश कीजिए जितना कम हो सके ट्रेड करने का, या इस टाइम पे ट्रेड ना ही करने का। मैं अगर मेरा बात करूं तो मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग करना बंद कर दिया हूं करेंसी पे, क्योंकि गवर्नमेंट का अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। अगर एक्सपोजर का प्रूफ हम नहीं देंगे, कुछ भी रेगुलेटरी का जो प्रॉब्लम है, हम फंसना नहीं चाहते हैं। एंड अगर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हो ट्रेडिंग करने का, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे जा सकते हो, क्रूड ऑयल पे जा सकते हो। मैं बेसिकली अभी जो है फोकस करूंगा क्रिप्टो पे। मैं पहले भी करता था एंड कह सकते हो कि अभी मैं रेगुलरली जो है कह सकते हो एक सप्ताह पे 2 से 3 बार मैं लाइव आऊंगा एंड लाइव आके क्रिप्टो में ट्रेडिंग करूंगा। मैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं। डेल्टा एक्सचेंज का इंडियन वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाकर अकाउंट को बना सकते हो, अकाउंट बना के आप केवाईसी करके रख सकते हो। तो एज ए ऑल्टरनेटिव अगर आप करेंसी का ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज सही होगा इंडिया के लिए। एंड याद रखिए FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंडिया का ही एक रेगुलेटरी कह सकते हो कि एजेंसी है, सो उससे कह सकते हो कंप्लाइन है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिया पे लीगल है। तो बैन होने का डर तो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया पे क्रिप्टो का भी उतना कुछ लॉ है नहीं। एंड अगर कोई भी एक्सचेंज को इंडिया पे कह सकते हो कि लीगली चलना है तो FIU से रेगुलेट होना होगा। तो FIU का जितने भी रूल्स है उसे फॉलो करना होगा। तो डेल्टा एक्सचेंज एक लौता ऐसा एक्सचेंज है, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, जो FIU से रजिस्टर्ड है। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर डेल्टा एक्सचेंज को अगर आप यूज करेंगे तो 30% टैक्स और 1% TDS आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? ना क्रिप्टो पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो का डेरिवेटिव्स पे, आप क्रिप्टो पे नहीं ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो का डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर रहे हो, यानी आप इनडायरेक्टली क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हो। तो आपको यहां पर टैक्स देना है अपने स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना है। तो टैक्स का भी यहां पर टेंशन नहीं है। तो अगर करेंसी ट्रेडिंग का ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हो तो फिर आप डेल्टा पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। मैं जो है डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा, आप अभी जाके अकाउंट बना के QIC को कंप्लीट करके रखिए। उसके बाद जब हम लाइव आएंगे, लाइव आके हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर पॉजिटिव कोई न्यूज आए, हम फिर से जो है 3 मई के बाद करेंसी पर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो इतने देर तक आप अगर इस वीडियो पे बने रहे हो तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि टोटल मामला क्यों है, RBI क्यों इसे बैन कर रहा है, एंड इससे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, एंड आगे आपको क्या करना है। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।